नमस्कार दोस्तों, हमारे ऐप टीचमेंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास का टाइम हो गया, सभी ऑनलाइन आ जाएं। एक बार ग्रुप में बोल दे सभी को कि क्लास स्टार्ट हो गई। आज अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं, शेयर कर दो। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र या राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश व भौतिक प्रदेश के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, आपको उसके बारे में आपको समझना है। एक बार शेयर कर दो सभी को। तो याद रखिए कि सबसे पहले इनका जो वर्गीकरण है, जो इनके बारे में समझाया, वो था प्रोफेसर वीसी मिश्रा। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने एक बुक, एक पुस्तक थी जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल बुक के अंदर भौतिक प्रदेश का जो वर्गीकरण है या भौतिक प्रदेश को जिन भागों के अंदर बांटा था उसके अंदर प्रस्तुत किया, तथा जो प्रकाशन था उस प्रकाशन का नाम, पब्लिकेशन जो था, पब्लिकेशन था उसका नाम था नेशनल ट्रस्ट बुक। नेशनल ट्रस्ट बुक, नेशनल ट्रस्ट बुक इस प्रकाशन में प्रकाशित किया। तथा कौन सी सन के अंदर, अगर आपसे सन पूछा जाए कि कौन सी सन के अंदर प्रकाशित किया, तो 1968 के अंदर ये प्रकाशन किया। और राजस्थान को जो है उसने 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, जिसको अपन पढ़ेंगे। 7 कौन कौन से भौगोलिक प्रदेश में बांटा, भौगोलिक प्रदेश में बांटा। ठीक है, तो अपन आज जो है वो क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश अपन पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इसका सबसे पहले वर्गीकरण, या बोलते हैं कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश है, उनका सर्वप्रथम निर्धारण किया। तो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का सर्वप्रथम निर्धारण भी किसने किया? सर्वप्रथम जो निर्धारण है, एक बार मैं कैमरा सही लगा देता हूं, सही नहीं लगा। अब सही दिख रहा है, ठीक है। तो आज अपन जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने सबसे पहले राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश है उनका सर्वप्रथम निर्धारण, क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम निर्धारण किस वैज्ञानिक ने किया? तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया। किसमें किया? एक बुक में किया, जिस बुक का नाम है राजस्थान का भूगोल। तथा उसका पब्लिकेशन कौन है? पब्लिकेशन कौन है? नेशनल ट्रस्ट बुक उसका पब्लिकेशन है। ठीक है, कौन से सन में किया? 1968 में किया। और उसको राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा? तो 7 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर बांटा। अपन 7 भौगोलिक प्रदेश लिखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे चले, ये पॉइंट समझ में आ गए?
अब अपन 7 भौगोलिक प्रदेश देखते हैं किसके, प्रोफेसर विशी जो मिश्रा है उसने कौन कौन से 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। आपने देख लिया कि राजस्थान को भौगोलिक प्रदेश के रूप में सबसे पहले जो निर्धारण है वो किसने किया, प्रोफेसर विशी मिश्रा ने। और कौन सी बुक में किया, तो बुक का नाम है राजस्थान का भूगोल, और उसका प्रकाशन कौन सा था, नेशनल ट्रस्ट बुक था। और कौन से सन में किया, 1968 में किया। और राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, तो 7 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर बांटा। तो ये 7 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं ये अपन देखते हैं। पहला भौगोलिक प्रदेश है वो है पश्चिम पश्चिम शुष्क प्रदेश, एक तो इस भौगोलिक प्रदेश में बांटा। दूसरा भौगोलिक प्रदेश जो है वो है आपका अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा आपका है नहरी क्षेत्र। चौथा आपका अरावली प्रदेश। पांचवा आपका पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। छठा आपका दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और 7 नंबर का आपका है चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। इन 7 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर वर्गीकृत किया किसने, प्रोफेसर विशी मिश्रा ने। ठीक है, 1968 के अंदर अपनी बुक जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल, उसका पब्लिकेशन कौन सा पब्लिकेशन था, नेशनल ट्रस्ट बुक थी। ठीक है, तो इसने ये जो वर्गीकरण किया है पूरे राजस्थान को इन 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांट दिया। ठीक है, इन सब के अंदर अपन वार्षिक वर्षा देखते हैं। सबसे पहले वार्षिक वर्षा देखते हैं किसके अंदर, सेमी के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले अपन वार्षिक वर्षा देखते हैं सेंटीमीटर के अंदर। तो देखिए पश्चिमी शुष्क प्रदेश के अंदर जो वर्षा है वो 15 से 25 सेंटीमीटर वर्षा है। जबकि अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर जो वार्षिक वर्षा है वो 25 से 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, 25 से 30 सेंटीमीटर है। नहरी क्षेत्र में फिर 15 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा बताया उसने। अरावली के अंदर 3 से लेकर 60 सेंटीमीटर के मध्य वार्षिक वर्षा क्षेत्र बताया उसने। पूर्वी कृषि जो औद्योगिक प्रदेश हो, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश हो या चंबल बीहड़ प्रदेश हो, इनके अंदर वार्षिक वर्षा उसने 50 सेंटीमीटर से अधिक बताया। तो ये वार्षिक वर्षा है जिसको आपको याद रखना है, 50 सेंटीमीटर से अधिक। एक तो इन तीनों के अंदर डिफरेंस, आप जो 7 भौगोलिक प्रदेश हैं इनके अंदर जो डिफरेंस है वो वार्षिक वर्षा को लेकर है। ठीक है, वार्षिक वर्षा को लेकर कैसे, पश्चिमी शुष्क प्रदेश के अंदर वार्षिक वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर होती है। अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर वार्षिक वर्षा 25 से 30, नहरी क्षेत्र में 15 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और अरावली के अंदर 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। और बाकी के नीचे के 3 बचे हुए भौगोलिक प्रदेश के अंदर वार्षिक वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो पहला डिफरेंस तो उन्होंने ये वार्षिक वर्षा को लेकर बताया। कुछ विशिष्ट विवरण रखा, कुछ विशिष्ट पॉइंट रखे जो अपने को याद करने हैं। पश्चिमी शुष्क प्रदेश को उसने नाम दिया कि ये शुष्क रेगिस्तानी मैदान है। ये कैसा है, शुष्क रेगिस्तानी मैदान। मतलब ये रेगिस्तानी मैदान है
लेकिन वर्षा बहुत कम है, इसलिए इसको नाम दिया गया शुष्क रेगिस्तानी मैदान। जबकि अर्ध शुष्क प्रदेश जो है, अर्ध शुष्क प्रदेश जो है, इसके बारे में उसने ये कहा कि यह अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश है, शुष्क क्षेत्र है। जैसे मैं अगर डायग्राम बनाऊं राजस्थान का, तो राजस्थान का डायग्राम कुछ इस प्रकार का है, आप सभी को पता है, चतुर्भुज जैसा है, ठीक है। तो यहां से अरावली निकलती है, ठीक है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है। ये अरावली जो है इधर से निकलती है, तो ये अरावली का पूर्व भाग है, और अरावली के इधर वाला ये कैसा भाग है, पश्चिम भाग है। तो इसने अर्धशुष्क क्षेत्र को क्या बोला, अर्धशुष्क क्षेत्र को क्या बोला कि ये अरावली है। अरावली के पश्चिम की ओर, अरावली के पश्चिम की ओर का जो शुष्क क्षेत्र है उसको अपन बोलते हैं अर्धशुष्क क्षेत्र बोलते हैं। और नहरी क्षेत्र को उसने क्या बोला, क्योंकि यहाँ पर बारिश तो कम होती है इसलिए रेगिस्तानी मैदान ही है ये, लेकिन नहरों का पानी आता है इसलिए इसको सिंचाई होती है उसकी नहरों से, इसको बोला सिंचित रेगिस्तानी मैदान, क्योंकि नहर से इसकी सिंचाई होती है। और अरावली प्रदेश के अंदर अरावली की पहाड़ियां सम्मिलित की, अरावली की पहाड़ियां, अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली प्रदेश के अंदर आती हैं। अब आता है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। तो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश जो है उसमें मैदानी व पठारी अर्ध शुष्क क्षेत्र आते हैं। आपका जो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है उसके अंदर मैदानी व पठारी अर्ध शुष्क प्रदेश आते हैं, जबकि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर विध्वन व लावा का पठार आता है। इसके अंदर विध्वन व लावा पठार, और इसके अंदर आते हैं आपका चंबल का बीहड़। एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूं। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक के अंदर पूरे राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश के अंदर वर्गीकृत किया। 1 से लेकर 7 आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहले अपन इन 7 के अंदर वार्षिक वर्षा का डिफरेंस देखते हैं कि किस भौगोलिक प्रदेश में कितनी वार्षिक वर्षा होती है। तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश जो है इसके अंदर वार्षिक वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर, 15 से 25 सेंटीमीटर के मध्य होती है, और बारिश कम है इसलिए इसको अपन ने नाम दे दिया शुष्क। और रेगिस्तानी तो है ही, रेगिस्तान पश्चिमी जो है रेगिस्तानी है ही, और रेगिस्तानी मैदान नाम दे दिया। तो इसके अंदर शुष्क रेगिस्तानी मैदान जो है वो इस भौतिक प्रदेश के अंदर आता है जिसको पश्चिमी शुष्क प्रदेश कहते हैं। दूसरा आपका अर्ध शुष्क प्रदेश जिसके अंदर वार्षिक वर्षा 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको उसने कैसे बताया कि इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आएंगे इस प्रदेश के अंदर, तो उसने अरावली जो है इसको निर्धारक लिया। ये अरावली का पूर्वी भाग है, ये अरावली का पश्चिमी भाग है। तो इसने बोला कि अरावली के पश्चिम का जो शुष्क प्रदेश है उसको अपन बोलते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। तीसरा नहरी क्षेत्र, इसके अंदर भी जो प्राकृतिक बारिश है वो कम होती है, 15 से 25 सेंटीमीटर ही होती है, लेकिन यहाँ पर नहर आती है। अगर बारिश 15 से 25 सेंटीमीटर होती है तो ये रेगिस्तानी मैदान ही होना चाहिए, शुष्क रेगिस्तानी मैदान ही होना चाहिए, लेकिन नहरों द्वारा पानी आता है अर्थात सिंचाई की सुविधा है, इसलिए इसको अपन ने वर्ड जोड़ दिया सिंचित रेगिस्तान मैदान। वरना तो क्या ना 15 से 25 सेंटीमीटर वाला क्या नाम होता, शुष्क रेगिस्तानी मैदान होता। क्योंकि यहाँ नहरों के द्वारा पानी आ रहा है तो उसके पहले नाम लिख दिया सिंचित रेगिस्तानी मैदान, ठीक है। अगला अरावली प्रदेश है, तो इसके अंदर बारिश जो है वो 30 से 60 सेंटीमीटर है, अच्छी वर्षा है, और अरावली की पहाड़ियां जो हैं वो इस क्षेत्र के अंदर आती हैं। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, इसके अंदर बारिश पूछोगे तो 50 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है, मैदानी,
जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी सारा और दक्षिणी पूर्वी का जो पठार है, झालावाड़ साइड का पठारी अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी कृषि क्षेत्र के अंदर विध्वन और लावा पठार जो है इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। चंबल बीहड़ प्रदेश के अंदर चंबल के जितने भी बीहड़ हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो यह है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक के अंदर प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने प्रस्तुत किया, और उसने सबसे पहले 1968 के अंदर राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया। यहां तक कोई भी दिक्कत है मेरे को बता सकते हो, मैं आगे चलता हूं। फिर समझ में आ गया? आगे चलो। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में ये जो वर्गीकरण था, ये वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा का था। इसके बाद में एक प्रोफेसर और आया जिसका नाम था प्रोफेसर रामलोचन सिंह, जिसने 1971 के अंदर 1971 के अंदर एक पुस्तक, इसके बाद में जो है भौगोलिक प्रदेश के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक आया उसका नाम था प्रोफेसर रामलोचन सिंह। उसकी जो बुक थी, उस बुक का नाम था इस जो पुस्तक का नाम था वॉल्यूम इंडिया। बुक का जो नाम था वॉल्यूम इंडिया ए और रीजनल जियोग्राफी, ये बुक थी। उस बुक के अंदर प्रोफेसर वीसी मिश्रा के बाद में जो वर्गीकरण करता आया उसका नाम था प्रोफेसर रामलोचन सिंह। और जो अगर आपसे सन की बात किया जाए तो सन याद रखिए 1971 के अंदर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था वॉल्यूम इंडिया ऑफ रीजनल जियोग्राफी के अंदर राजस्थान को किन किन भौगोलिक प्रदेशों के अंदर बांटा वो अपने को समझना है। तो इस बुक के अंदर उसने राजस्थान को 2 वृहद प्रदेश में बांटा। वृहद प्रदेश कितने बताए 2 वृहद प्रदेश में बांटा। फिर उप प्रदेश में बांटा, उनकी संख्या जो है वो 4 है। और फिर जो है लघु प्रदेश या सूक्ष्म प्रदेश में बांटा, उनकी संख्या जो है वो है 12। वृहद प्रदेश कितने बांटा 2 के अंदर, उप प्रदेश और लघु प्रदेश। अर्थात उसने क्या किया, पूरे राजस्थान को पहले 2 वृहद प्रदेश में बांट दिया, फिर 2 वृहद प्रदेश को 4 उप प्रदेश में बांट दिया, फिर 4 उप प्रदेश को लघु प्रदेश 12 लघु प्रदेश के अंदर डिवाइड कर दिया। तो इसका वर्गीकरण इस प्रकार से उसने वर्गीकरण किया। इसके वर्गीकरण को अपन जो है वो सविस्तार नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अपने को इसके अंदर इतना ही याद रखना है कि प्रोफेसर रामलोचन सिंह, जिसकी बुक का नाम है वॉल्यूम इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी, जो सन 1971 के अंदर उसने बुक प्रकाशन में लेके आया। और उस बुक के अंदर ही राजस्थान को 2 वृहद कौन कौन से थे, एक राजस्थान का पठार। तो वृहद प्रदेश कौन कौन से थे, एक तो राजस्थान था, दूसरा वृहद प्रदेश का नाम था राजस्थान पठार। ठीक है, फिर उन 2 वृहद प्रदेशों को कितने उप प्रदेशों में बांटा, तो 4 उप प्रदेशों में बांटा। फिर इन 4 उप प्रदेशों को कितने लघु प्रदेशों में बांटा, तो 12 लघु प्रदेशों के अंदर बांटा। तो ये आपको 2, 4, 12 ये जो डिजिट है ये याद रखना है। ये डिजिट आपसे पूछ सकते हैं कि आपको रेफरेंस देकर कि प्रोफेसर राम सिंह लोचन ने कितने वृहद प्रदेश में राजस्थान को बांटा, कितने उप प्रदेश में राजस्थान को बांटा और कितने लघु प्रदेश के अंदर राजस्थान को बांटा। तो आपको ये डिजिट याद रखनी है। इसमें कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो वर्गीकरण है वो भी प्रोफेसर ही है, प्रोफेसर
प्रोफेसर तिवारी व सक्सेना, प्रोफेसर तिवारी व सक्सेना। और सन की बात की जाए तो 1994 की बात है। ठीक है, इसने भी एक बुक लिखी है, इन्होंने बुक के सभी ने बुक के अंदर ही वर्गीकरण रखा है। बुक का नाम है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। इस बुक के अंदर उसने राजस्थान को, राजस्थान के धरातल, राजस्थान की जलवायु और राजस्थान की नदी बेसिन जो भी है उनको मुख्य आधार मानते हुए प्रशासनिक सीमाओं के साथ समन्वित करके राजस्थान को प्रमुख, गौण, तृतीयक और लघु प्रदेश या सूक्ष्म प्रदेश के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन से के अंदर किया? प्रमुख जिसको प्राइमरी बोल सकते हो, दूसरा गौण जिसको द्वितीयक बोल सकते हो, एक तृतीयक और एक सूक्ष्म प्रदेश, यानी कि 4 भागों के अंदर, 4 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर डिवाइड किया। तो किसके आधार पर इसने डिवाइड किया? तो इस बुक के अंदर आपको आधार याद करना है कि किस आधार पर जो है प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना ने राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। ध्यान रखिए, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु कैसी है उसको आधार माना, राजस्थान का धरातल व नदी बेसिन को, नदी बेसिन को आधार मानकर, आधार मानकर प्रशासनिक सीमाओं, प्रशासनिक प्रशासनिक सीमाओं के साथ समन्वित करके राजस्थान को चार भागों के अंदर डिवाइड किया। कितने भागों के अंदर? 4 भौगोलिक प्रदेशों के अंदर डिवाइड किया। अब वो 4 भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला उसने रखा प्रमुख भौगोलिक प्रदेश, दूसरे को गौण भौगोलिक प्रदेश या द्वितीयक भौगोलिक प्रदेश भी बोल सकते हैं, जबकि तीसरे को तृतीयक भौगोलिक प्रदेश और जो लास्ट वाला है उसको सूक्ष्म या लघु भौगोलिक प्रदेश भी कह सकते हैं। तो इन 4 भौगोलिक प्रदेश के अंदर उसने डिवाइड किया। ये बात किसकी है? तिवारी और सक्सेना की, सक्सेना। ठीक है, एक बार तिवारी और सक्सेना का एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना सन 1994 के अंदर जब सभी अपनी बुक के अंदर वर्गीकरण दे रहे थे तो इन्होंने भी पढ़कर राजस्थान को भौगोलिक प्रदेश में बांटने का सोचा। तो दोनों ने मिलकर सोचा। तो सबसे पहले उसने सोचा कि अपन राजस्थान को कैसे भौगोलिक प्रदेशों में डिवाइड करें, अपना आधार क्या हो। तो उसने राजस्थान का धरातल लिया, ऊपर खापड़ ऊपर नीचे जितना भी रेतीला है उस धरातल को लिया, जलवायु कैसी है, गर्म है ठंडी, उस जलवायु को लिया, तथा नदियां जो भी है नदी बेसिन उनको मुख्य आधार माना और जो प्रशासनिक सीमाएं हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करके राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में डिवाइड कर दिया। जिसमें पहला प्रमुख, प्रमुख का मतलब प्राइमरी, दूसरा गौण, गौण को अपन बोलते हैं द्वितीयक, तीसरा तृतीयक खुद लिखा हुआ और लघु, लघु भौगोलिक प्रदेशों के अंदर डिवाइड कर दिया गया। तो यह है प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना का वर्गीकरण। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, वेरी गुड, शाबाश। अब अपन ये वर्गीकरण थे जो मैंने राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को वर्गीकृत करने वाले थे, जिनके बारे में आपसे कभी भी जो है सूचना के तौर पर आपसे पूछ सकते हैं, या प्रोफेसर वीसी मिश्रा का जो 7 भौगोलिक प्रदेश बांटे हुए हैं उनको, उनकी वार्षिक वर्षा भी पूछ सकते हैं, और किस किस नाम से या कौन कौन से क्षेत्र को उसने से वर्गीकृत किया था उसके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं इससे राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है इसके बारे में कुछ अपने को पॉइंट लिखना होता है। राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश है, चाहे कोई सा भी भौगोलिक प्रदेश हो,
इस सबसे प्राचीन भौगोलिक प्रदेश के अंदर काउंट किए जाते हैं। मतलब थार का मरुस्थल हो या जितने भी भौगोलिक प्रदेश अरावली हो, ये विश्व के प्राचीन भौगोलिक प्रदेशों के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश प्राचीन प्रदेशों में, प्राचीन मतलब पुराने प्रदेशों में गिना जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि उनकी उत्पत्ति बहुत पहले हुई है। इनकी उत्पत्ति जो है वो बहुत पहले हुई है, इसलिए इनको प्राचीन माना जाता है। ये ताजा इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, अर्थात नए काल में इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, प्राचीन काल में इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसके भौगोलिक प्रदेश को प्राचीन भौगोलिक प्रदेश या प्राचीन प्रदेशों में गिना जाता है। आगे की तरफ अपन चलते हैं भौगोलिक प्रदेश के। अब आपको ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के जितने भी भौगोलिक प्रदेश हैं, चाहे अरावली हो, चाहे पश्चिम का मरुस्थल हो, चाहे पूर्वी मैदानी हो, ये भौगोलिक प्रदेश बने कैसे? तो ये भौगोलिक प्रदेश जो है वो दो प्रक्रियाओं से बने। जितने भी अपन मुख्यतः 4 भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे, उसमें से कौन कौन सा आपका पश्चिम का मरुस्थल, ठीक है, अरावली, तीसरा आपका पूर्वी मैदानी और दक्षिणी पूर्वी पठारी, ये 4 भौगोलिक प्रदेश अपन पढ़ेंगे जो बुक के अंदर डिवाइड कर रखे हैं। इन चारों भौगोलिक प्रदेशों का जो निर्माण है वो अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ। अपर्दन का मतलब किसी चीज का वहां से हट जाना और निक्षेपण का मतलब वहां किसी चीज का जमा हो जाना। जैसे मान लो कि तेज हवा चल रही है तो वहां से धूल के कण उड़ जाएंगे, तो इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं अपर्दन। और नदियां अपने साथ बहुत सारी जलोढ़ मृदा अपने साथ मिट्टी बहा के लाई और किसी स्थान पर उस मिट्टी को इकट्ठा कर दिया, तो उसको अपन बोलते हैं निक्षेपण। तो ये दोनों ही प्रक्रियाओं से, अर्थात अपर्दन और निक्षेपण की दोनों ही प्रक्रियाओं से राजस्थान के आज के भौगोलिक प्रदेश बने हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश अपर्दन व निक्षेपण की प्रक्रिया से बने हैं। अर्थात अपर्दन का मतलब बने हैं, अपर्दन का मतलब उस चीज का वहां से हट जाना और निक्षेपण का मतलब उस चीज का वहां पर जमा हो जाना, इससे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे 4 भौतिक प्रदेश है, उसमें आपको उत्पत्ति में बताई देता हूं कि आपका पश्चिम का अपन पढ़ेंगे, चलो उसी टाइम बता देंगे आपको उत्पत्ति किसकी कहां से हुई है, वरना यहां पर 2 जगह आपको याद करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है वो प्राचीनतम है, बहुत पुराने समय में इसकी उत्पत्ति हुई। आज का इस नव युग जो बोलते हैं अपन, इस महाकल्प में नहीं हुआ, पुराने कल्पों के अंदर, महाकल्पों के अंदर बना है, इसलिए प्राचीनतम प्रदेश कहा जाता है। तथा राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश आखिरकार बने कैसे? तो अपर्दन की प्रक्रिया और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा ये प्रदेश बने हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब अपन राजस्थान को जो हर बुक के अंदर 4 भौगोलिक प्रदेश के अंदर डिवाइड किया है, उन 4 भौगोलिक प्रदेश को पढ़ते हैं सविस्तार एक। तो आप लिख सकते हो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश और भौतिक प्रदेश जो अपने को पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं लिख सकता हूं राजस्थान के निम्न चार भौगोलिक व भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। भौगोलिक व भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले उनका अपन नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो बताइए राजस्थान के पश्चिम भाग के अंदर, राजस्थान के पश्चिम भाग में कौन सा भौतिक प्रदेश है जहां पर रेत के टीले हैं? उसको बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश, या इसको अपन बोल सकते हैं थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में
अभी आपको मैंने डायग्राम बनाया था, तो एक अरावली प्रदेश आया था, अरावली का मैंने डायग्राम बनाया था। ठीक है, तीसरा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है, जिसको भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और चौथा आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश या हाड़ौती पठार भी अपन इसको बोल सकते हैं, हाड़ौती पठार प्रदेश जो है, इनको अपन पढ़ेंगे। इन चारों को अपन सविस्तार से पढ़ेंगे, उनकी कितनी विशेषताएं हैं, कैसे उनका ओरिजिन हुआ, सब चीजें इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आपको पूछ सकते हैं कि सामान्यतः अपन अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्थान को इन 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर या भौगोलिक प्रदेशों के अंदर डिवाइड किया गया है। पश्चिम के अंदर थार का मरुस्थल है, बीच में आपकी अरावली आ जाएगी, और पूर्व के अंदर आपका जो है मैदानी प्रदेश आ जाएगा। और ये जनरल क्लासिफिकेशन हेरोन्स का और जो लोकल अपने जो उनको मिला करके जो है एक जनरल क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, ये किसी वो स्पेशल नहीं है, ये अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपन इन 4 भौतिक प्रदेशों के अंदर डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो आज अपन जितना भी विस्तार से पढ़ेंगे वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार मरुस्थल। इसके क्या क्या गुण है, क्या क्या इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो अपन डिस्कशन करेंगे। तो पहला हेडिंग डालिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार मरुस्थल। इसके बारे में अपन सविस्तार से जानेंगे इसको कि ये क्या होता है, कैसे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पहला अपना है थार मरुस्थल, शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं, थार मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि थार का मरुस्थल जो है वो कौन, उसकी अक्षांशीय विस्तार क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन उठ के यही आता है कि थार के मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार क्या है, बताएं। थार के मरुस्थल का अक्षांशीय विस्तार, चलो नहीं बताया तो आप याद रखिए, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से थार का मरुस्थल 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक सीमित है। तो आपसे कभी पहला क्वेश्चन आपको यही पूछ सकता है कि थार का जो मरुस्थल है उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, या कौन कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि थार के मरुस्थल की देशांतरीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार बताइए। तो इसको बहुत इजी है, पश्चिमतम बिंदु एकदम कौन सा अपना राजस्थान का 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर पश्चिमतम बिंदु है जहां से कटरा जैसलमेर वहां से ये शुरू होता है और कौन सी देशांतर पर जाकर खत्म हो जाता है, 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पर जाकर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अपने को याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगर अपन थार के मरुस्थल में वर्षा की बात करें कि वर्षा कितनी होती है, तो आपको पता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने इसको 15 से 25 सेंटीमीटर 15 से 25 सेंटीमीटर के मध्य वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र रखा था। लेकिन अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जनरली कि 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला, या 30 सेंटीमीटर को अपन 300 mm भी लिख सकते हैं, मिलीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो आपका थार का मरुस्थल है। तो वर्षा भी आपको याद रखना है, वार्षिक वर्षा जिसमें 30 सेंटीमीटर कम हो या 300 mm से कम हो तो वो थार का मरुस्थल होता है, ये इसकी विशेषता है। और थार के मरुस्थल के अंदर आपको जो रेत मिलेगी वो बालू रेत मिलेगी। तो अपन बालू रेत के टीले स्तूप आपको मिलते हैं, तो मैं बोल सकता हूं बालू का विशाल क्षेत्र भी बोला जाता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बालू का विशाल क्षेत्र।
कि जो बालू मिट्टी का विशाल क्षेत्र है, आपको बहुत सारी बालू मिट्टी इसके अंदर मिलेंगी। क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान के कितने जिले जो है थार मरुस्थल के अंदर या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर गिने जाते हैं, तो आपके 12 जिले जो हैं वो इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। कितने जिले काउंट किए जाते हैं? 12 जिले काउंट किए जाते हैं। और इन 12 जिलों को अपन दो भागों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एक तरफ 6 जिले और दूसरी तरफ भी 6 जिले। इन 12 जिलों को दो भागों में अपन डिवाइड कर देंगे, 6 जिले। 6 जिले ऐसे हैं जहां पर पूर्ण मरुस्थल है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पूर्ण मरुस्थल बोलते हैं, पूर्ण मरुस्थलीय जिले, मरुस्थलीय जिले। जबकि 6 ऐसे जिले हैं जिसको अपन बोलते हैं अर्ध मरुस्थलीय जिले। इनको अपन क्या बोलते हैं? अर्ध मरुस्थलीय जिले। कई बार इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो राजस्थान का मैंने आपके सामने मानचित्र बनाया है, तो उत्तर से शुरू करिए। सबसे उत्तरोत्तर जिला कौन सा है? गंगानगर है। गंगानगर के पास में कौन सा जिला पड़ा हुआ है? हनुमानगढ़ है। फिर नीचे की तरफ आइए, आपको बीकानेर मिलेगा। बीकानेर से नीचे की तरफ आइए, आपको जैसलमेर मिलेगा। उससे नीचे की तरफ आइए, बाड़मेर मिलेगा और जोधपुर। ये 6 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण मरुस्थल को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात 12 जिलों को दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया, एक तो पूर्ण मरुस्थलीय जिले और अर्ध मरुस्थलीय जिले। अर्ध मरुस्थलीय जिले के अंदर शेखावाटी क्षेत्र के कौन कौन से जिले? सीकर, झुंझुनू, चूरू के पास में क्या है? नागौर। जोधपुर पूर्णतया मरुस्थल है, तो उसके पास वाला पाली और जालोर। ये टोटल आपके 6 जिले हो गए, जिसको अपन ने दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया है, पूर्ण मरुस्थलीय जिले और आपके अर्ध मरुस्थलीय जिले। एक बार यहाँ पर लिखी हुई चीज को मैं दोबारा समझा देता हूं, फिर मैं आपको इसको मिटा देता हूं कि आप अपन पहला भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश पढ़ रहे हैं जिसका नाम है थार का मरुस्थल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि थार का जो मरुस्थल है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार आप समझते हो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। और देशांतरीय विस्तार आपसे पूछे तो सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। वर्षा की बात करें तो 30 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है। वैसे प्रोफेसर विशी जो मिश्रा था उसने बताया था कि 15 से 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो 30 सेंटीमीटर से कम ही होती है। ठीक है, यहाँ पर बालू बहुत मिलेगी, जो आपको मिट्टी मिलेगी बलुई मिट्टी। बालू का विशाल क्षेत्र माना जाता है थार के मरुस्थल को, और इस बालू की मिट्टी का मजा लेने के लिए लोग जैसलमेर के अंदर न्यू ईयर वगैरह वो मनाते हैं, आपको सबको पता है। टोटल कितने जिले राजस्थान के जिले जो हैं उस थार मरुस्थल के अंदर हैं? तो 12 जिले हैं। 12 जिले मैंने आपके सामने रख दिए। इसको मैंने दो भागों के अंदर डिवाइड कर दिया, 6 जिलों के अंदर। 6 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण मरुस्थलीय जिले हैं और 6 ऐसे जिले हैं जो अर्ध मरुस्थलीय जिले हैं। इनको याद रखने का सबसे बढ़िया पॉइंट है कि आप यहां से जाओ, राजस्थान का मानचित्र आप देखो, राजस्थान का मानचित्र आप देखो, सीमा विस्तार के अंदर मैंने आपको बताया था ये राजस्थान का मानचित्र है। ठीक है, यहाँ आपका गंगानगर है। ठीक है, और गंगानगर के नीचे यहाँ बीकानेर अंतरराष्ट्रीय सीमाएं अपने देखी थी, फिर जैसलमेर आता है, फिर आपका बाड़मेर आता है। ठीक है, तो इसके पास वाला हनुमानगढ़ और बाड़मेर वाला जैसलमेर के बाद जोधपुर वाला, ये सारे के सारे पूर्ण मरुस्थल है। जबकि आपके शेखावाटी क्षेत्र के और उसके आसपास जिला कौन सा है? नागौर। सीकर, झुंझुनू, चूरू शेखावाटी के अंदर आता है, उसके पास का जिला नागौर आता है। 4 जिले याद हो गए। और जोधपुर के पास में पाली आता है और जालौर। ये जो है वो अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, अर्ध मरुस्थलीय जिले। यहां तक कोई दिक्कत? मिटा दूं? इतना समझ में आ गया? चलो आगे की तरफ चलते हैं। आगे थार के मरुस्थल की आगे की विशेषताएं अपन पढ़ते हैं।
ये तो आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान के क्षेत्रफल का, राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग जो है वो थार का मरुस्थल जो है वो कवर करता है। तो याद रखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 2/3 भाग जो है वो थार का मरुस्थल कवर करता है। परसेंटेज के अंदर ना ले तो 61% क्षेत्रफल अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के कुल क्षेत्र का 2/3 भाग या 61% के आसपास जो है वो आपका क्या है, थार का मरुस्थल है या रेगिस्तानी भाग। तो ये आपको याद रखना है। जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो इसके अंदर जनसंख्या जो है वो पूरे राजस्थान की जनसंख्या का 40% भाग जो है इसके अंदर पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि 40% आबादी, इसके अंदर आबादी जो है वो कितनी है, 40% आबादी है। मतलब 39.86 के आसपास है, 39.86 के आसपास है। तो लगभग आबादी 40% है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है आबादी वाले से, ये तो डायरेक्ट डाटाबेस आ गया वो तो ठीक है, कि विश्व के अंदर जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं, सहारा मरुस्थल है, बहुत सारे मरुस्थल है, उन सभी मरुस्थलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? सबसे ज्यादा जैव विविधता, जैव विविधता मतलब डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं, जिसके अंदर जीवों के अंदर विभिन्नताएं ज्यादा हो, प्लांट्स के अंदर विभिन्नताएं ज्यादा हो, इंसानों के अंदर भी विभिन्नताएं ज्यादा हो, सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? तो आंसर आएगा थार का मरुस्थल। ये विश्व को रेफरेंस मानते हुए 2 क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन है? इस विश्व के सभी मरुस्थलों में से, सभी मरुस्थलों में से सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। अगर अपन और मरुस्थलों की भी तुलना करें, वहां की जनसंख्या भी निकाली जाए और थार का मरुस्थल है उसकी जनसंख्या भी निकाली जाए और दोनों का कंपैरिजन किया जाए, तो विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। ये पॉइंट आपको याद रखना है आबादी वाले से, ठीक है। और थार के मरुस्थल में विश्व के जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं उनमें उनसे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पौधे, विभिन्न प्रकार के इंसानों की जो वेशभूषा है वो बहुत ज्यादा आपको डिफरेंट मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है इस थार के मरुस्थल में पाई जाती है। तो विश्व के संदर्भ में है सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। विश्व के अंदर जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं उन मरुस्थलों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी यही है और सबसे अधिक जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी वाला मरुस्थल भी यही है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट याद रख गए। अब अपन कुछ अद्भुत जो इसकी विशेषता है उनको भी अपन देखेंगे कि ये थार का मरुस्थल अन्य जो भौगोलिक प्रदेश हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली, पहाड़ी वाला, पठार वाले भाग से कुछ अद्भुत विशेषताएं इसके अंदर आपको देखने को मिलती, उनको भी देखेंगे। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, तो मैं उन अद्भुत विशेषताओं के बारे में डिस्कशन करता हूं जो आपको रेगिस्तान में मिलेंगी, बाकी कहीं नहीं मिलती है। आ गया समझ में? आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अद्भुत विशेषताएं आपको इस रेगिस्तान के अंदर ही देखने को मिलती हैं, अन्य भौतिक प्रदेशों के अंदर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखो आप कौन कौन सी अद्भुत विशेषता मतलब इसी के अंदर मिलती हैं और किसी के अंदर आपको नहीं मिले। पहली अद्भुत विशेषता है वो है रेत सागर। इसको रेत सागर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेत सागर। रेत का सागर
मरुस्थल के अलावा कहीं और मिल सकता है? अरावली पर आपको रेत मिलेगी या रेत का सागर मरुस्थल के अलावा कहीं मिल सकता है क्या? ये विशेषता है कि नहीं? रेत सागर नहीं है। रेत सागर आपको सिर्फ रेत का बना हुआ सागर आपको किसमें मिलेगा? सिर्फ मरुस्थल के अंदर मिलेगा। दूसरा, बालू का स्तूप। बालू का स्तूप आपको किसी अन्य भौगोलिक प्रदेश के अंदर नहीं मिलेगा। वो चाहे स्थायी हो सकते हैं, परमानेंट बालू का स्तंभ हो सकते हैं, वह अस्थायी बालू का स्तूप अर्थात बलुई मिट्टी से बने हुए स्तूप आपको और किसी भी भौगोलिक प्रदेश के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ थार के मरुस्थल में ही देखने को मिलेंगे। और यहां पर अत्यंत लघु व शुष्क कृषि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। था बहुत कम पानी के अंदर फसल को लगाना आपको रेगिस्तान के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है। इंसानों की बसावट देखें तो इंसान जो है वो छितराए हुए अर्थात छितर बितर या दूर दूर इंसानों का जो बसाव है वो दूर दूर है। एक घर यहां है, एक घर बहुत दूर है, एक घर यहां है, एक घर बहुत दूर है। पास पास में आपको इंसान की बसावट नहीं मिलती, जिसको बोलते हैं छितराए हुए मानव बसाव। छितराए हुए मानव बसाव। रेगिस्तान के इस कोने में कोई फैमिली रह रही है, उस कोने में कोई फैमिली रह रही है, अर्थात दूर दूर बिखरे हुए फैमिली आपको मिलेगी। अब देखिए जनसंख्या की तुलना की जाए, आप खुद देखिए जनसंख्या की तुलना की जाए तो अन्य भौगोलिक प्रदेशों की तुलना में रेगिस्तान में जनसंख्या आपको हमेशा कम मिलती है। तो अन्य भौगोलिक प्रदेशों की तुलना में अल्प जनसंख्या होती है, अल्प जनसंख्या होती है। अगर आप जैसलमेर गए हो तो इन चीजों को आप समझ सकते हो, आराम से समझ सकते हो। और यातायात की सुविधा भी रेगिस्तान में कम मिलती है। आपको पता है कई किलोमीटर दूर तक गांव होते हैं, यातायात की सुविधा इतनी आसानी से नहीं मिलती अन्य भौतिक प्रदेश की तुलना में। यातायात की कम सुविधाएं भी आपको थार के मरुस्थल की अद्भुत क्षमता है। और संस्कृति के बारे बात की जाए तो हर 20-30 किलोमीटर पर राजस्थान के अंदर तो बोली और वेशभूषा दोनों चेंज हो जाती हैं। तो थार का मरुस्थल तो बहुत बड़ा है, तो उसके बहुत सारे अलग अलग सांस्कृतिक समूह होते हैं। थार के मरुस्थल में सबका एक सांस्कृतिक समूह नहीं होता, कुछ कोने का एक सांस्कृतिक समूह है, कुछ कोने में एक तरफ का सांस्कृतिक समूह है। तो अलग थलग सांस्कृतिक समूह ये भी आपको थार के मरुस्थल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। और एकांतवासी लोग जो है एकांतवासी ज्यादा मिलते हैं, असंख्य एकांतवासी, ये भी विशिष्ट गुण है। मरुस्थल में रहने वाला आदमी एकांतवासी होता है, अकेला रहना चाहता है, भीड़ भड़ाके या जो जिसको बोलते हैं शोर शराबे के अंदर वो नहीं रहता, एकदम जो अपन बोल सकते हैं कि अकेला रहता है, बाबा की तरह योग करने वाला रहता है, क्योंकि उसके अंदर जनसंख्या कम होती है और मानव का जो बसाव वो छितराया हुआ बसाव रहता है और यातायात की सुविधाएं भी कम होती हैं। लोग पास पास में आते भी नहीं, तो अपने दूर दूर कोने में पड़े रहते हैं, एकांतवासी की तरह रहते हैं। तो ये विशेषताएं आपको थार के मरुस्थल की अद्भुत विशेषताएं हैं। चाहे वहां पर रेत के सागर मिले, रेत के आपको सागर ही मिलेंगे, ऐसे स्थानीय और अस्थानीय बालू का स्तूप भी आपको देखने को मिलते हैं। और शुष्क खेती होती है अर्थात कम पानी में की जाने वाली खेती रेगिस्तान की विशेषता है। छितराए हुए मानव का बसाव ये भी रेगिस्तान की विशेषता है। अल्प जनसंख्या, अन्य भौतिक प्रदेशों को देखा जाए तो राजस्थान के जो थार मरुस्थल है उसके अंदर जनसंख्या आपको अलग मिलेगी, यातायात की सुविधाएं बिल्कुल कम मिलती है, अलग थलग सांस्कृतिक समूह है। आप जैसलमेर गए हो तो आपको
किसी कोने के अंदर अलग तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम मिलेंगे, कुछ अलग जगह पे जाओगे तो कुछ अलग प्रकार के आपके सांस्कृतिक समूह जो है गाने बजाने वाले टाइप के मिलेंगे। और सब लोग एकांतवासी, असंख्य एकांतवासी का मतलब वो बहुत दूर दूर तक रहते हैं। ये अद्भुत क्षमताएं हैं थार के मरुस्थल की, कोई भी दिक्कत है। हाँ, रंगीला रंगीला सही। तो ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे अपन देखते हैं थार के मरुस्थल की उत्पत्ति। उसको अपने को बड़े ध्यान से समझना है, सविस्तार से उसकी उत्पत्ति देखते हैं कि कैसे उत्पत्ति हुई, उसके बारे में अपन विचार करते हैं। देखिए अब उत्पत्ति के बारे में अपन, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति वैसे तो आपको मैं लिखाना चाहूं तो एक बहुत छोटा सा वर्ड जनरली लोग लिखाते हैं, टेथी सागर और प्लीस्टोसिन काल के अंदर हुई है। लेकिन मैं आपको पूरी उत्पत्ति बताना चाहता हूं कि आखिर राजस्थान के अंदर आज जो अपन थार का रेगिस्तान बोलते हैं, इसकी रियल में उत्पत्ति कैसे हुई, पहले यहाँ पर क्या था, क्या हुआ, क्या चेंज हुआ, वो सारी चीजें अपने को देखनी है। तो आप देखिए भूगर्भिक परमाणु के अनुसार एक काल हुआ फर्मो कार्बोनिफेरियस, फर्मो कार्बोनिफेरस, फर्मो कार्बोनिफेरस एक कालखंड है जो कि पूरा जीवी महाकल्प, पूरा जीवी महाकल्प, देखो कई महाकल्प हैं, कई राज्य के अंदर बांटा हुआ है। एजोई महाकल्प, मिसोजोई महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प, ये महाकल्प हैं। फिर महाकल्पों को कल्पों में अर्थात पीरियड्स या कालखंडों में बांटा गया है। तो पुराजीवी महाकल्प जो है उसका मैंने एक कालखंड या काल लिया है जिसको बोलते हैं फर्मो कार्बोनिफेरस काल। ठीक है, ये मैंने कालखंड जो है इसको लिया। इस कालखंड में मैं जाके बैठ जा रहा हूं पीछे, मैंने जाके देखा तो जहां आज राजस्थान का रेगिस्तान है वहां पर बहुत बड़ा समुद्र था। तो इस कालखंड में आपको पश्चिमी जो रेगिस्तान है वहां पर क्या मिला, समुद्र मिला। तो इस कालखंड में पश्चिमी मरुस्थल के स्थान पर विशाल समुद्र था, विशाल समुद्र था। ठीक है, पहले मैं फर्मो कार्बोनिफेरियस काल में पुराने समय में गया, वहां जाकर मैंने देखा कि आज जहां मरुस्थल बना हुआ है वहां बहुत बड़ा एक समुद्र था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, फिर अगले इसके बाद में कालखंड आए जैसे कि जुरेसिक, क्रिस्टेशियन और इओसिन। ये भी क्या है, कल्प है। ये तो कौन से के हैं, मध्यजीवी महाकल्प के, मध्यजीवी महाकल्प। और ये आपका जो नियोजोइक बोलते हैं, नियोजोइक महाकल्प, जिसको हिंदी में बोलते हैं नवजीवी। क्या बोलते हैं, नवजीवी। सबसे पहले एजोइक महाकल्प आया, पुराजीवी महाकल्प आया, मिसोजोई महाकल्प आया, और जो ताजा जो आया वो आपका नवजीवी महाकल्प थे। तो अपन सबसे पहले पुराजीवी, सबसे पहले इससे पहले कौन सा था, पुराजीवी था। तो मैंने पुराजीवी, एजोइक में नहीं गया, बस सीधा पुरोजोइक में गया और पुरोजीवी जो है, पुराजीवी जो है, पुराजीवी में मैंने जाकर देखा कि राजस्थान जो है जिसका थार मरुस्थल बना हुआ है, यहां समुद्र है। फिर समय और बीतता गया, पुराजीवी महाकल्प कंप्लीट हो गया, उसके बाद में महाकल्प शुरू हुआ मध्यजीवी महाकल्प के जुरेसिक पीरियड और क्रिस्टेशियन पीरियड। फिर जो है इससे आगे वाला कौन सा आया आपका, ये मध्यजीवी है, ये नवजीवी, इसका इओसिन पीरियड। इन पीरियड के अंदर भी यहां पर समुद्र उपस्थित था, समुद्र था। दोबारा समझिए, आपको दोबारा समझना है कि आपको सबसे पहले आपको महाकल्प याद रखने हैं। सबसे पहले आद्य महाकल्प आता है जिसको एजोइक बोलते हैं,
ठीक है। दूसरा आपका आता है पुराजीवी, तीसरा मध्यजीवी, चौथा नवजीवी। ये 4 महाकल्प आपको क्रमवार याद हो गए, आद्यजीवी, पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी। ठीक है, नवजीवी याद हो गए ना, कौन कौन से महाकल्प हैं? आद्यजीवी, आद्यजीवी के बाद में आया आपका पुराजीवी, पुराजीवी के बाद में आया आपका मिसोजोइक मध्यजीवी और नवजीवी। ये महाकल्प है, ये महाकल्प का ऑर्डर है। किसका है? महाकल्प। धरती को इतने महाकल्पों में बांटा गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है इस महाकल्प की पहले शुरुआत हुई, ऐसे ऐसे इन चीजों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आद्यजीवी को रखा, इसको बहुत सारे कालखंडों में बांटा, जिसको अभी अपन नहीं पढ़ेंगे। फिर पुराजीवी महाकल्प आया, इसको भी कई कालखंडों में बांटा। फिर मध्यजीवी महाकल्प आया, इसको भी कई कालखंडों में बांटा। फिर नवजीवी आया, इसको भी कई कालखंडों में बांटा। तो मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं, इसमें मैं राजस्थान को नहीं देख रहा, पुराजीवी से मैं राजस्थान को देखना शुरू कर रहा हूं। भगवान ने मुझे मौका दे दिया कि तू पीछे जाके देख सकता है कि राजस्थान में पहले क्या था। तो मैं सबसे पहले पुराजीवी में गया। पुराजीवी का जो कालखंड है थर्मो कार्बोनिफेरस, उसमें जाकर मैंने देखा कि जहां आज मरुस्थल बना हुआ है वहां समुद्र था। और ये समुद्र कब तक रहा? मध्यजीवी के जुरेसिक, क्रिस्टेशियन या न्योजोइक का जो इओसिन काल है, यहां तक समुद्र ही था। यहां तक क्या था? समुद्र ही था। मैंने दोबारा नीचे की तरफ बढ़ता गया तो मेरे को समुद्र ही मिला। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि समुद्र जो है, ये समुद्र जो है वो धीरे धीरे खिसकने लगा, वहां से हटने लगा। धीरे 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 समुद्र जो है खिसकने लगा, खिसकने लगा। मतलब राजस्थान का जो थार है वो थार मरुस्थल को छोड़कर समुद्र का पानी गायब होने लगा और किधर जाने लगा। ये मैंने देखा। कौन से में? समुद्र के जस्ट बाद। और इस इओसिन के बाद में जो काल आया जिसको बोलते हैं प्लास्टिसोन, जो है प्लास्टोसिन भी किसका है? नवजीवी का है। तो उसके बाद में कल्प आया प्लास्टोसिन, और प्लास्टोसिन में आके मैंने देखा कि राजस्थान के इस थार वाले मरुस्थल भाग में इंसान की उत्पत्ति भी हो गई है। तो यहां पर मानव का प्रादुर्भाव हुआ, मानव का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब इंसान की उत्पत्ति हुई, इंसान यहां पर प्रकट हुआ। धीरे धीरे इंसान जो है उनकी संख्या बढ़ने लगी इस प्लास्टोसिन काल के अंदर। इस प्लास्टोसिन काल के अंदर मानव की जनसंख्या जो है वो बढ़ने लगी। अब मानव की जनसंख्या बढ़ने लगी तो मानव के कई क्रियाकलाप मरुस्थल बनने के लिए या मरुस्थल बनाने में योगदान करने लगे। कौन कौन से क्रियाकलाप है मानव के? कौन कौन से क्रियाकलाप मानव ने किया? तो मानव के क्रियाकलाप, कौन कौन से क्रियाकलाप थे मानव के? मानव के पहले क्रियाकलाप था कि उनके पास जानवर थे, उनको वहां पर बहुत ज्यादा चराने लगे तो अतिचारण करने लगे, अतिचारण करने लगे, अति हलन करने लगे, ज्यादा हल चराने लगे, अतिकर्षण हुआ, अतिकर्षण, ये मानव के क्रियाकलाप है। नवनीकरण करने लगे, वो रेगिस्तान को, जो भी समुद्र था उसके पानी को हटा हटा के अपने घर बनाने लगे, मॉडर्न होने लगे, नवीनीकरण होने लगा। तथा जो मृदा और जल का, वहां पर जो मृदा और जल थी उसका अनुचित प्रबंधन किया उसने। अनुचित, उचित नहीं, अनुचित प्रबंधन, अनुचित प्रबंधन किया। तो इन सब क्रियाकलापों की वजह से धीरे धीरे वहां पर मरुस्थल बनने लग गया, वहां धीरे धीरे मरुस्थल बनने लग गया। और किताबों के अंदर यही लिखा आता है कि थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। और कौन से काल में बना? प्लास्टोसिन। किसमें बना? प्लास्टोसिन के अंदर बना। और बात भी सही है, प्लास्टोसिन के अंदर क्यों बना? क्योंकि इंसान आ गया। इंसान जहां पर भी आता है वहां प्रकृति के साथ छेड़खानी करता है,
तो ये काम करने लगा, ज्यादा जानवरों को चलाना, ज्यादा हल, अतिकर्षण, नवनीकरण, मृदा जल की जो अनुचित ढंग से उसका प्रबंधन नहीं किया, तो धीरे धीरे वहां से जो है समुद्र भी गायब होने लगा, वहां वनस्पति थी वो भी गायब होने लगी, मृदा भी जो है रेतीली होती चली गई, और प्लास्टोसीन के अंदर जो है ये मरुस्थल का रूप धारण कर लिया। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? मैं दोबारा एक बार समझाता हूं आप लोगों को, फिर इसके विभिन्न सिद्धांत भी अपन देखते हैं। अपन को एक बार दोबारा समझना है। समझने के लिए आपको सबसे पहले ये महाकल्प है, धरती को इन 4 महाकल्पों में बांटा गया है। पहले आद्यजीवी, दूसरा पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी, ये महाकल्प है, एरा है। और इन महाकल्पों को फिर छोटे छोटे कल्पों में या काल खंडों में बांटा गया है। तो जो अपने को कालखंड उपयोग में लेने उन्हीं के मैं नाम लिखूंगा, बाकी कालखंडों के नाम अपन नहीं लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले पुराजीवी महाकल्प में गया, तो वहां पर कौन सा कालखंड चल रहा था? थर्मो कार्बोनिफेरस कालखंड चल रहा था। वहां जाकर मैंने देखा तो जहां आज पश्चिम में मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, वहां थार का मरुस्थल नहीं था, टेथिस सागर मान लो, या समुद्र, विशाल समुद्र था। सागर पहले कौन सा था? टेथिस ही तो मानते हैं, तो विशाल समुद्र था, मतलब टेथिस सागर था, पूरा पानी भरा हुआ था। फिर समय गुजरता चला गया तो मध्यजीवी महाकल्प के अंदर धरती प्रवेश करी, तो उसके जुरासिक काल में देखा तो भी समुद्र था, उसके क्रस्टेशियन काल में देखा तो भी समुद्र था। फिर मध्यजीवी से अपन अगले महाकल्प में प्रवेश करे, जो आधुनिक महाकल्प है, नवजीवी का जो कालखंड है इयोसीन, इसके अंदर भी जाके देखा तो समुद्र था। लेकिन इस कालखंड के खत्म होते होते धीरे धीरे समुद्र जो है वो खिसकने लगा, उसका पानी जो है पश्चिमी राजस्थान से गायब होने लगा, थार के मरुस्थल जो आज बोलते हैं उससे गायब होने लगा। और गायब होने लगा तो इसके बाद में जो कालखंड आता है उसको बोलते हैं प्लास्टोसीन। प्लास्टोसीन के अंदर इंसान आया और इंसान ने जो है हदें पार कर दी। ये अपने क्रियाकलाप, अतिचारण, अति हलन, अतिकर्षण, नवनीकरण, मृदा व जल का अनुचित प्रबंधन की वजह से वहां पर धीरे धीरे वनस्पति भी गायब होने लगी, और जो मृदा है उसकी क्वालिटी कम होने लगी, और पानी का स्तर गिरता गया, और आज का रेगिस्तान या मरुस्थल बन गया। इतनी बात समझ में आ गई क्या? आ गई? आ गई, ठीक। अब इसको मिटाता हूं। ईशा पूर्व मतलब 4000 साल पहले से लेकर 1000 वर्ष पूर्व जो पश्चिमी राजस्थान है वो पूर्णतया मरुस्थलीय अवस्था के अंदर आ गया। राजस्थान का जो मरुस्थल है वो पूर्णतया मरुस्थलीय दशा में आ गया, मरुस्थलीय दशा में आ गया। जो आज है वैसा का वैसा कब आ गया था? ईसा पूर्व 4000 से 1000 वर्ष पूर्व पूर्णतया मरुस्थलीय दशा में आ गया था अपना थार का मरुस्थल। ठीक है, अब देखिए एक वैज्ञानिक हुआ है जिसको बोलते हैं सर सीरियल कौन सा? सर सीरियल कौन सा? सर सीरियल फॉक्स। सर सीरियल फॉक्स एक वैज्ञानिक हुआ। इस वैज्ञानिक ने क्या बताया? इसने ये बताया कि जो मरुस्थल है, आज का जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा सिंध की निचली घाटी ये दोनों भाग जो है वो समुद्र के नीचे दब गए थे। किसके नीचे दब गए थे? समुद्र के नीचे दब गए थे। ये बात किसने बताई?
सर सीरियल फॉक्स नाम का वैज्ञानिक था। उसने ये बताया कि मरुस्थल का दक्षिण पश्चिम भाग, मरुस्थल का जो मरुस्थल है अपना थार का मरुस्थल का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा सिंध की निचली घाटी समुद्र के तल के नीचे दब गई थी, समुद्र के नीचे दब गई थी। ठीक है, और ये जो घटना है वो कौन से युग की है? ट्रसरी, ट्रसरी युग के अंदर, ट्रसरी युग की घटना है। ट्रसरी युग जो है ये भी कालखंड है। ट्रसरी युग के अंदर या ट्रसरी कालखंड के अंदर राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, सिंध प्रांत जो अभी पाकिस्तान में, सिंध की जो निचली घाटी है ये समुद्र के तल के नीचे दब गई थी। ये बात बताई सर सीरियल फॉक्स नाम के वैज्ञानिक ने, और इसका इसने प्रमाण भी दिया। और इसका इसने प्रमाण क्या दिया? प्रमाण ये दिया कि जो थार के मरुस्थल के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं उन चट्टानों से प्राप्त होने वाले समुद्री जीवाश्म, प्रमाण क्या दिया? जो थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले चट्टानों में पाए जाने वाले समुद्री जीवाश्म, वो जीवाश्म कुछ भी हो सकते हैं, खनिज के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम, गैस, कोयला इस रूप में भी हो सकते हैं। ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सर सीरियल फॉक्स सही कह रहा है। प्रमाण किसके आधार पर दिया? चट्टानों के आधार पर, और चट्टानों से प्राप्त होने वाले समुद्री जीवाश्म। अब अगर वहां पर समुद्र था ही नहीं तो समुद्री जीवाश्म कहां से आए? तो उन्हीं समुद्री जीवाश्म के आधार पर सर सीरियल फॉक्स ने बताया, क्या बताया? कि मरुस्थल का दक्षिण पश्चिम भाग और सिंध की जो निचली घाटी है वो समुद्र के तल के नीचे फंस गई थी या नीचे दब गई थी। इसीलिए इन चट्टानों के अंदर आज समुद्री जीवाश्म मिलते हैं। इसको प्रमाणित किया सर सीरियल फॉक्स ने। तो ये आपको ये 2 पॉइंट ये भी याद रखने, आगे तक हम पढ़ेंगे कि ईसा पूर्व 4000 से 1000 वर्ष पूर्व जो आज थार का मरुस्थल है, ये मरुस्थल जो है वो पूर्ण दशा के अंदर आपको मिला था। उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताता आ रहा हूं ना, कब समुद्र पानी गायब होता रहा, इंसान की उत्पत्ति हुई, तो इतने ईसा पूर्व पूर्ण मरुस्थल बन चुका था। फिर सर सीरियल फॉक्स ने बताया कि अपना जो थार मरुस्थल है उसका दक्षिणी पश्चिमी और सिंध की निचली घाटी जो है वो समुद्र के नीचे फंस गई थी या नीचे दब गई थी। उसका प्रमाण जो है उसने क्या दिया? चट्टानों में पाए जाने वाले समुद्री जीवाश्म। आवाज की दिक्कत सभी को है क्या? अरे आवाज आ रही है क्या? क्लियर नहीं है, कर रही है। चलो मैं एक बार देख रहा हूँ थोड़ा सा। कनेक्टिविटी आ जाती है। अब सही है क्या? अब कुछ सीख रहे हैं वैसा ही है? नहीं आ रही? सबके पास नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही तो अपन क्लास स्टॉपेज करते हैं, कनेक्टिविटी की दिक्कत हो सकती है। वीडियो नहीं दिख रहा तो चलो अपन थोड़ा इसके अंदर और था, एक वैज्ञानिक बेलेंफोर्ड के बारे में बताना था, और एक उत्पत्ति का सिद्धांत और है हिमावरण, प्लास्टोसिन हिमावरण था, वो भी एक सिद्धांत था। फिर मरुस्थलीकरण के लिए जो कारक मानव के जो जिम्मेदार थे उनके बारे में बताना था, मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल उसी टाइम।